समिति का, यशपाल समिति की स्थापना बताई थी आपको 1992 में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर यशपाल। फिर उसके बाद में बात हुई थी सदस्य कितने थे? 1 + 7, यानी 1 अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य, टोटल कितने हो गए? 8। अगर इसकी बात करें ये कब प्रकाशित में आई, कब, कैसे, क्या हुआ? इन्होंने एक आदर्श वाक्य दिया था, लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी शिक्षा बिना बोझ के। बिल्कुल आशीर्वाद, चरण स्पर्श, बिल्कुल आशीर्वाद, खूब सारा प्यार, राधे राधे, जय श्री राम। यहां से हमने बात की थी। इनकी जो रिपोर्ट थी वो आई थी 15 जुलाई 1993 को प्रकाशित हुई थी। जो रिपोर्ट इन्होंने प्रस्तुत की उसे ज्ञान विस्फोटक अवधारणा के साथ उसको जोड़ा जाता है कि ज्ञान का विस्फोट हुआ था इनकी अवधारणा से। बाल केंद्रित थी क्योंकि ये इनकी जो प्रमुख मीडिया था वो क्या था? एनसीईआरटी को माध्यम बनाया गया था। अब अगर बात करें जो बिना शिक्षा बिना बोझ के, हर महादेव, बिल्कुल हर महादेव, शिक्षा बिना बोझ के, ये किस पत्रिका में इस नाम से टाइटल छपा था? तो वो भी आपको पूछ सकता है, तो आपको उसी संदर्भ में आगे लिखना है। जब कल हमने छोटा था लर्निंग विदाउट बर्डन पे छोटा था, आपको उसी से आगे लिखना है, नोट लगा के लिखना है, वहां पे नोट लगा लीजिए 2000 वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है आपको कि यशपाल समिति ने सकमक, एक ही ना पत्रिका का नाम क्या था? सॉरी, च आएगा, पत्रिका, थोड़ा सा उठपटा सा नाम है, हो सकता है आपको देखा ही ना हो कभी, ठीक है ना। यशपाल समिति ने चकमक पत्रिका के सितंबर 1994 में 94 के अंक में इस शीर्षक से प्रकाशन किया, शिक्षा बिना बोझ के। इस नाम से इन्होंने सितंबर 1994 में इस पत्रिका में क्या दिया था? स्तंभ दिया था। सर क्लास नहीं चल रही है, पारस है, सबकी चल रही है बेटा, तेरी नहीं चल रही है, तेरे कोई फोन में दिक्कत है बेटा, एक बार इसे रिफ्रेश कर लीजिए, फिर उसके बाद में आपकी क्लास है चल जाएगी, ठीक है बेटा, कर लीजिए, एक बार रिफ्रेश कर दिए, फिर उसके बाद में ना चले फिर देखते हैं, फिर क्योंकि सभी की क्लासें चल रही है, सिर्फ आपकी नहीं चल रही है, ओके। अब हम पढ़ेंगे, ये यशपाल समिति के गठन की बात थी। अब हम पढ़ेंगे यशपाल समिति ने क्या सिफारिशें की थी, यशपाल समिति की विशेषताएं, 4-5 विशेषताएं बताइए, चारों 5 विशेषताएं आपको याद करनी है, ठीक है। पहले बच्चों आपको याद करनी है। पहली तो मैंने आपको कल ही बताया था, बच्चे के स्कूल का वजन है वो 4 किलो से अधिक है, नहीं होना चाहिए। तो लिखना है प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक कक्षा में बालकों के बस्ते का वजन 4 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए, 4 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। पहली पॉइंट ये थी। फिर इन्होंने अनुपात बताया था कि अध्यापक और छात्र अनुपात कितना होना चाहिए। तो ध्यान रखना, एक अध्यापक के पास 30 बच्चे होंगे कक्षा में, तो कक्षा को पूर्ण रूप से देख सकता है, बच्चों पर ध्यान रख सकता है और व्यक्तिगत उनकी समस्याओं का समाधान कर सकता है। तो कितना बताया बेटा? 1:30 बताया है। चलिए 1:30 बताया है। साथ साथ में लिखा करो, बाद में पीछे रह गए सर, तो इसमें आपने लिखना है अध्यापक है, विद्यार्थी अनुपात है, अध्यापक 1 होगा और एक अध्यापक के पास कितने बच्चे? 30, अनुपात 1:30 है, होना चाहिए, ठीक है बेटा। कितना होना चाहिए? 1 अनुपात है। सर साइड में हो जाओ प्लीज, ले भाई साइड में हो गए भाई, लिख ले तुम तो लिख। तीसरी विशेषता है आपने लिखनी है, बालक के पुस्तकीय ज्ञान को, अब तो मैं साइड में हूं बेटा, दिख रहा होगा आपको, पुस्तकीय ज्ञान को, बालक के पुस्तकीय ज्ञान को बाहरी भाग, ब्रेक में लिखना वातावरण से, 1 से 2 घंटे, 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 1 से 2 घ
बाहरी वातावरण के साथ जोड़ा जाए, के साथ जोड़ना। ले भाई नीतू साइड में लिख लो बेटा, अब तो दिख रहा होगा आपको। नंबर है 4, आप लिखते जाए धीरे धीरे। 4 नंबर है गणित विषय। ये बालकों को क्या सिखानी है? गणित का ज्ञान भी बालकों को देना है। गणित विषय का ज्ञान, गणित विषय का ज्ञान बालक को देना, यानी उसे काउंटिंग करनी आनी चाहिए, उसके जीवन में काम आए। नेक्स्ट 5 नंबर है आपको, ये बहुत बढ़िया बात लिखी। फिर अब जो किताबें आ रही है उसी के आधार पे आ रही है। इन्होंने कहा था कि कक्षा 6 से लेकर 8 तक जो किताबें लगती है सामाजिक अध्ययन की, उसमें इतिहास, जो इतिहास है उसको क्या किया जाए? प्रस्तुत किया जाए। स्वतंत्रता संग्राम की जो घटनाएं हैं उनको प्रस्तुत किया जाए, जिससे बालक में क्या हो? देशभक्ति, देश के प्रति प्रेम प्रकट हो। तो ये बात है लिखी थी। तो इसमें लिखना है आपने कक्षा 6 से 8, कक्षा 6 से 8 तक इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं को जोड़ना चाहिए। ये 5 चीजें इन्होंने सुझाव दिए थे कि ऐसा होना चाहिए। पहली तो बस्ते का वजन 4 किलो से अधिक न हो, शिक्षक और छात्र अनुपात 1:30 हो, फिर कोई भी पाठ्यक्रम सामग्री पढ़ाई जाए उसे बाहर के वातावरण या जीवन से जोड़ के पढ़ाई जाए, गणित विषय का उसे ज्ञान दिया जाए, और कक्षा 6 से 8 तक इतिहास के जो सब्जेक्ट है उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम हुए उनको शामिल किया जाए। काम था, मुख्य थीम क्या थी? शिक्षा बिना बोझ के। और एक प्रश्न अगर करंट का लिखेंगे अपने तो यहां लिखोगे आपको, करंट का प्रश्न आप यहां भी लिख सकते हैं। वैसे इससे संबंधित नहीं है, वैसे ही आपको स्मरणीय तथ्य में लिख लो, यहाँ पे याद आ गया तो मैं लिखवा देता हूं स्मरणीय तथ्य। ये प्रश्न अभी लेटेस्ट 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिया है, तो इसको थोड़ा वैसे ही लिख लेना आप। स्मरणीय तथ्य याद आ गया तो लिखवा रहे हैं कि भारत का एकमात्र राजस्थान प्रदेश है जिसने विद्यालय में शनिवार को नो बैग डे घोषित किया है। तो ध्यान रखना, भारत का एकमात्र राज्य राजस्थान जिसमें शनिवार के दिन बच्चों को बैग लेकर नहीं जाना होता। ध्यान रखना, ये आपका बहुत बार प्रश्न पूछ लिया गया है बैग वाला, ठीक है, बैग वाला। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सामान्य तथ्य में लिखना है। हो सकता है आपको पूछ ले कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें शनिवार के दिन बच्चों को स्कूल में बैग लेकर नहीं जाना होता। तो ध्यान रखना, नो बैग डे वाला एक राजस्थान एकमात्र प्रदेश ऐसा है। ओके, लिख लिया सभी ने। ये तो थी अपने यशपाल समिति की क्या बातें। और हमने कहा था एक आपको राष्ट्रीय संचालन नेशनल स्टीयरिंग कमेटी भी पढ़नी थी। कल आपको कहा था दोनों चीजें आपको पढ़नी है। तो हम दूसरा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। उतार लिया सभी ने? बताइए, सभी ने उतार लिया क्या? बताइए भाई, बताओ भाई, सभी ने उतार लिया क्या? फिर कह दो गुरुजी हम रह गए। उतार लिया? बिल्कुल। चलिए, अब आपने हेडिंग लगानी है राष्ट्रीय संचालन समिति। राष्ट्रीय संचालन समिति 2005। राष्ट्रीय संचालन समिति नई कोर्स करेगा आपका।
ठीक है। इस समिति को एक नाम और दिया, इंग्लिश में नाम है, राष्ट्रीय को क्या बोलते हैं, नेशनल है, संचालन को बोलते हैं स्टीयरिंग है, ठीक है, स्टीयरिंग समिति को बोलते हैं कमेटी, कमेटी। तो ध्यान रखना इसे क्या नाम दे सकते हैं आप, पेपर में ये नाम दे देंगे, उलझ मत जाना, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी इसी को बोला जाता है। ओके बेटा, अब देखें इसका गठन, सबसे पहले आपको याद करना है गठन कब हुआ भाई इसका गठन हुआ था 2005 को। ओके, 2005 को इसका गठन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन हैं, इसके अध्यक्ष, तो इसके अध्यक्ष वही यशपाल जी हैं, डॉक्टर है यशपाल। इसके अध्यक्ष कौन रहे, डॉक्टर है यशपाल। इसमें सदस्य संख्या कितनी है, इसमें सदस्य संख्या इसमें सदस्य संख्या कितनी थी ये पूछ सकता है आपको। तो ध्यान रखना दो चीजें आपको लिखनी है, मूल तो कितने थे 35, मूल कितने थे 35, 3 कहां से आए, एनसीईआरटी से आए, एनसीईआरटी सदस्य इसमें शामिल हुए, तो कितने हो गए 38। तो अगर वर्तमान में पूछे तो 38 लिखना है, जिसमें यशपाल जी भी शामिल हैं, अध्यक्ष सहित है। अगर मूल पूछे तो आपको 35 और एनसीईआरटी के 3 सदस्यों को मिक्स करेंगे तो कितने हो जाएंगे 38। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। सदस्य कितने हैं 35 थे मूल में, बाद में 3 ऐड हुए हैं। अब आपको यहां से पूछ लेगा कि इस 38 में से महिला सदस्य कितने हैं, महिला सदस्य। तो ये बात आपको ध्यान रखनी कि महिला सदस्य कितनी है 13। महिला सदस्य कितनी है, राष्ट्रीय संचालन समिति में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है 13। याद रह जाएगा। क्या पूछ रहे हो बार साहब, जीके भी इसी में ऐड होगा क्या, कौन सा जीके भाई, क्या पूछना चाह रहे हो, प्रश्न समझ में नहीं आया। ओके, फिर आप यहां से बात करें कि राजस्थान से इसमें शामिल सदस्य, राजस्थान के सदस्य कौन है इसके अंदर राष्ट्रीय संचालन समिति में। तो ध्यान रखना राजस्थान के सदस्य एक ही हैं जिनका नाम है रोहित धनखड़। रोहित धनखड़ कहां से गुजरी है, धनखड़, यह है जगतपुरा। और जगतपुरा कहां पड़ता है, जयपुर में पड़ता है प्यारे बच्चों, ये कहां है जयपुर में है। तो यहाँ से इस राष्ट्रीय संचालन समिति में ये शामिल है रहे थे। अब लेटेस्ट की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, क्योंकि पहले ये लागू नहीं था वहां पे, तो हो सकता है वर्तमान में लागू कर दिया है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ रहे आपको कि जम्मू कश्मीर से इसमें कौन शामिल था, या जम्मू कश्मीर के सदस्य कौन थे, के सदस्य तो कौन थे भाई, जम्मू कश्मीर से थे ए बी डावला, ए बी डावला। देखो एक को छोड़कर, ये तो था ना पहले, एक को छोड़कर सारी जगह लागू होगा। तो देखो जम्मू कश्मीर से सदस्य कौन है, ए बी डावला, बिल्कुल याद रखना है इसको, ए बी डावला, जम्मू कश्मीर से ए बी डावला। अब ध्यान रखना यह प्रश्न भी आपका अभी पूछा गया, लेटेस्ट में प्रश्न पूछा गया था। भारत के अंदर अगर वर्तमान में देखें तो कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उस समय जितने भी राज्य थे 2005 के इसमें 29 राज्य होंगे। तो अगर बात करें उस समय की, तो जितने राज्य थे उन्हें, पूरे भारत के जितने राज्य थे उन्हें 21 फोक समूह में बांट दिया था, यानी 28 समूह में नहीं, 29 में नहीं बांटा। यानी कुछ छोटे राज्य थे वहां 2 समूह बनाने आवश्यक नहीं थे, एक से काम चल सकता है। जैसे अगर बात करें हरियाणा और पंजाब की, चंडीगढ़ है ना, तो काम चल रहा है एक राजधानी से, उसी प्रकार कुछ फोक समूह बनाए गए। तो यह प्रश्न अभी पूछा था कि एनसी अपने कितने फोक समूह में, सर रीट मेंस पेपर के लिए और कोर्स परचेज करना पड़ेगा, जीके भी इसी में ऐड होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा, जैसा आपको पहले कहा गया वैसा ही होगा। अब मुझे इसकी जानकारी नहीं है पूरी, ठीक है। तो ये बात आपको लिखना है, नई लाइन से लिखना, राष्ट्रीय संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति ने, राष्ट्रीय संचालन समिति ने पूरे भारत को ये अभी प्रश्न आया है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, 21 फोक समूह, 21 है फोक समूह, इंपोर्टेंट करना है इसको, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। 21 फोक समूह में बांटने का कार्य किया, बांटने का कार्य किया। ओके, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, अब इसमें आपने यहां नीचे और प्रश्न देखेंगे, एनसीएफ को कितनी भाषा में अनुवादित किया गया और कितने राज्यों में लागू किया है। तो आपने लिखना है एनसीएफ 2005 को 17 राज्यों में
17 राज्यों में लागू किया गया, ये ध्यान रखना है। कितने राज्यों में? 17 राज्यों में लागू किया गया है। अब आपका प्रश्न आएगा एनसीएफ 2005 को कितनी भाषाओं में अनुवादित किया गया है? तो कितनी भाषाओं में अनुवादित किया गया है? तो अब अगर बात करें अनुसूची 8 की, अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं जिनको मान्यता प्राप्त है? तो ध्यान रखना 22 भाषाएं जिनमें मान्यता प्राप्त है, परंतु आप तुक्का लगाओगे गलत हो सकता है। तो 22 की 22 तो वो है, एक अंग्रेजी में भी कन्वर्ट किया गया तो 23 भाषाएं हो सकती हैं। ये बात थोड़ा सा प्रश्न आपको डीपली पढ़ोगे तब पता चलेगा, क्योंकि 22 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त है कि नहीं है ना? तो फिर उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी नहीं है, इसे अंग्रेजी में भी कन्वर्ट किया गया। तो भाषाओं की अगर बात करेगा तो 23 भाषाओं में कन्वर्ट हुआ है। तो पहले तो आपको ये लिखना है एनसीएफ 2005 को 22 भाषाओं में अनुवाद या अनुवादित किया गया है। कितनी भाषाओं में? 22 भाषाओं में अनुवादित किया गया, क्योंकि संविधान में कितनी है? 22 है। परंतु आपको ध्यान रखना, अगर आप वो पूछ ले कि अंग्रेजी सहित कुल 23 भाषाओं में अनुवादित है, अंग्रेजी सहित 23 भाषाओं में अनुवादित है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वो पूछ सकता है अनुवादित है ये। ओके बेटा, तो 23 भाषाएं हो जाएंगी अंग्रेजी सहित। वैसे 22 में ही है, पर अंग्रेजी को मिक्स करेंगे तो 23 हो जाएंगी। बताइए भाई, यहां तक किसके समझ में नहीं आया? दोबारा रिपीट करवा देता हूं। नेशनल स्टेयरिंग समिति गठन 2005, अध्यक्ष जसपाल सिन्हा, सदस्य 35 पहले थे, फिर 3 एनसीईआरटी के सदस्य हुए, तो कितने हो गए? 38। अगर महिला सदस्य पूछे तो 13। राजस्थान से रोहित धनखड़, जगतपुरा जयपुर से। अगर आपको जम्मू कश्मीर से पूछे तो AB डावला। ठीक है, इतने करवाया था। और पूरे भारत को 21 पॉक्स समूह में बांट दिया एनसीएफ ने। अब उसके बाद में कितने राज्यों में लागू हुआ? 17 राज्यों में। कितनी भाषाओं में अनुवादित है? 22 में। अगर पूछे अंग्रेजी सहित कितनी है तो 23 भाषाओं में यह अनुवादित है। ओके, चलिए इतना लिख लिया है, तो अपन अब नहीं पढ़ेंगे। ये तो थी पुरानी। अब एक नई राष्ट्रीय संचालन समिति बनी है 2021 में, उसको पढ़ लेते हैं। नई राष्ट्रीय संचालन समिति, राष्ट्रीय संचालन समिति ये क्या काम करेगी? पूछिए, ये नया एनसीएफ बनाएगी, शायद 2024 तक नया एनसीएफ आ जाए। ठीक है, तो नई राष्ट्रीय संचालन समिति, इसका गठन कब हुआ? तो ध्यान रखना, गठन कब हुआ था? 21 सितंबर 2021। तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी, दोनों में क्या है? 21 है। ओके, इसके अध्यक्ष कौन है भाई? इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये नई शिक्षा नीति 2020 के भी अध्यक्ष पद पर सदस्य के रूप में कार्यरत रहे हैं। तो कौन है भाई? के कस्तूरी रंजन। ध्यान रखना, नई राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष पद पर कौन है? के कस्तूरी रंजन, जिनका योगदान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी रहा है। नई शिक्षा नीति जो लागू हुई ना उसमें। अब इस समिति का कार्यकाल कितना होगा ये भी आपको पूछ सकता है, तो ध्यान रखना कार्यकाल कितना होगा इसका? 3 वर्ष होगा भाई। इसका कार्यकाल है 3 वर्ष होगा। अब 2021 है तो 2024 तक ये कार्य करेगी। और फिर इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, यहां लिखवा रहा हूं उद्देश्य। तो इसमें लिख रहा है नए एनसीएफ का निर्माण करना, नए एनसीएफ का निर्माण करना। तो 3 साल मिक्स करेंगे तो कब तक आ जाएगा? 2024 तक आ जाएगा। कौन सा एनसीएफ है? 2024। ये म्यादी डेट है, क्योंकि इसकी कार्य अवधि कितनी है? 3 साल। तो ध्यान रखना, के कस्तूरी रंजन नई शिक्षा नीति में भी बहुत बड़ा योगदान है। तो यहां से प्रश्न आ सकता है। प्रश्न में उतारना क्या है? 22 या 23। अगर आपको प्रश्न सीधा पूछे कितनी भाषाओं में है तो 22 में। अगर प्रश्न देखे अंग्रेजी सहित कितनी भाषाओं में है तो 23। ओके, समझ में आ गया? अगर वो पूछे ऊपर है कि एनसीएफ 2005 कितनी भाषाओं में अनुवादित है, तो आपको उत्तर देना है 22, क्योंकि संविधान में 22 ही भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो उन्हीं में अनुवादित होगा। फिर अगर आपको पूछे कि ऊपर वो प्रश्न दे सकता है कि किस भाषा में नहीं है, तो अंग्रेजी में नहीं है, मान्यता प्राप्त नहीं है। परंतु अगर वो पूछ रहे कि अंग्रेजी भाषा सहित कितनी भाषाओं में है, सहित पूछ रहे हैं, तो इसका उत्तर 23 हो जाएगा। प्रश्न यहां से ऐसे पूछ सकता है। तो ये नई संचालन समिति है, इसको उतार लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं। चलिए बेटा, उतार लिया सभी ने, उतार लिया होगा। कोर्स कब तक हो जाएगा? चंचल राजपूत को बड़ी टेंशन हो रही है भाई, कोर्स कब तक हो जाएगा, इसको ये बताओ। कोर्स आपका हो गया। अब क्या होता है, एक बार एग्जामिनर प्रश्न यहां से उठाता है और एक बार उठाता है इसके उद्देश्य से और एक बार उठाता है इसके सिद्धांतों से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, एनसीएफ 2005 के उद्देश्य, 5 के उद्देश्य। ये आपको याद करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे। आपको पूछता है एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों में शामिल नहीं है, ऐसा प्रश्न आपको पूछता है। एक बार उद्देश्य से प्रश्न उठाएगा, एक बार सिद्धांत से प्रश्न उठाएगा। तो इस प्रश्नों को इंपॉर्टेंट दृष्टि से पढ़ना है। तो उद्देश्य क्या है, आपको ट्रिक से याद रखना था तो ट्रिक से रख लो। नई दुआ, क्या याद करना है, नई दुआ लोवी या नई दुआ लोवी, ये सारे के सारे इसके उद्देश्यों की ट्रिक आई है। हमने एनसीएफ 2000 पढ़ा, एनसीएफ का मतलब है एन से नई, ठीक है। और नई क्या नहीं, हमें दुआ लेके आनी है, लोवी, नई दुआ लोवी, नई दुआ लोवी, नई दुआ लोवी। 5-7 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नई दुआ लोवी, मैं तो नई दुआ लूंगा, मैं तो नई दुआ लोवी। अब देखिए क्या क्या है। तो सबसे पहले नई, ये देखो याद आएगा, नई परिस्थिति। अलग अलग टीचर का अलग अलग मेथड होता है बेटा पढ़ाने का, ठीक है। नई परिस्थितियों का लचीलेपन, लचीलेपन व रचनात्मक ढंग से, ठीक है, नई परिस्थितियों का लचीलेपन व रचनात्मक ढंग से सामना करना। पहला तो ये इसका उद्देश्य था एनसीएफ 2005 बनाने कि बच्चे नई परिस्थिति कहीं भी जाएं, वो परिस्थितियां क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए, जिसमें बालक खुद को एडजस्टमेंट कर ले और रचनात्मक खुद बालक करके देखे। नीतू चौधरी पूछ रही है कि सर बुक के पीछे शिक्षण विधि दी हुई है, किस बुक के पीछे दी हुई है? चलिए बताइए भाई, मेरे को बता ही दीजिए। आज आपका जो है वो हम दूर कर देते हैं। साइकोलॉजी की शिक्षण विधियां कहां दी हुई है अभी दिखा देते हैं आपको, बताना मेरे को। पहले मैं कोर्स पर ही डिस्कस कर लेता हूं। ये तो आपके दिमाग में जब तक ये चीजें चलती है ना तब तक आप पढ़ नहीं पाते। ये देखो अभी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। रीड सिलेबस, मेरे को बताना यहाँ कहां लिखी हुई है। ये सिलेबस है आपका रीड का, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं, आपको दिख जाएगा। बताओ भाई, इसमें ये बाल विकास है, वृद्धि और विकास हो गया, विकास के विभिन्न आयाम हो गए, सिद्धांत हो गए, प्रभावित करने वाले कारक हो गए पहली यूनिट में। वंशानुक्रम और वातावरण हो गया, इसमें आई कोई टीचिंग मेथड नहीं आई। फिर देखो व्यक्तिगत भिन्नताएं, प्रतिभाशाली बालक हैं, सर्जनशील बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, वो आपका टॉपिक हो गया। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी हो गया, प्रभावित करने वाले कारक हो गए, उनकी मापन विधियां हो गई, बुद्धि हो गई, सब कुछ हो गया। कहां है यहाँ पे टीचिंग मेथड, मेरे को बताना। विविध अधिगमकर्ता की समझ, पिछड़े, विविध, प्रतिभाशाली, सर्जनशील, अलाभान्वित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और अधिगम क्षमता युक्त बच्चे, यह भी आपका टॉपिक हो गया। अधिगम में आने वाली कठिनाइयां हो गई, समायोजन हो गया आपका, समायोजन में अध्यापक की भूमिका हो गई, अधिगम हो गया, प्रभावित करने वाले कारक हो गए, अधिगम के सिद्धांत हो गए, बच्चे कैसे सीखते हैं ये भी हो गया, चिंतन, कल्पना, तर्क ये हो गया, निर्मितवाद हो गया, रचनावाद हो गया, ठीक है, कल्पना हो गई आपकी, समस्या समाधान वाला हो गया, या विप्रेरणा ये भी आपकी हो गई। फिर देखो शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचनाएं और विधियां, तो ये मैं करवा ही रहा हूं 2005 वाली, वो सर ने वैसे करवा दिया आपको। आंकलन, मापन, मूल्यांकन हो जाएगा, हो रहा है और सर ने करवा दिया है। समग्र व्यवस्थित मूल्यांकन सीईई हो जाएगा। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण सीखने के प्रतिफल आपको करवा दिए हैं। क्रियात्मक अनुसंधान ये भी आपका हो गया। शिक्षा का अधिकार, अब बताओ इसमें, मुझे ये बताओ इसमें कहां लिखी आई हुई है शिक्षण विधियां, कहां लिखा हुआ है इसमें, बताइए, बताओ भाई, मेरे को बता दो थोड़ा सा कि यहाँ गुरुजी ये लिखा हुआ है कि शिक्षण विधियां ये दे रखी थी, आप करवा नहीं रहे हो, कहां लिखा हुआ है? आपके पास सिलेबस होगा, सिलेबस में कहीं पर साइकोलॉजी की शिक्षण विधियां होती नहीं, हिंदी की टीचिंग मेथड होते हैं वो करवाए जा रहे हैं आपको, दूसरी लैंग्वेज जो भी है उसके टीचिंग मेथड होते हैं, एसएस के टीचिंग मेथड होते हैं, वो आपको एसएस वाले टीचर करवाते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? हम बार बार कहते हैं परंतु आपको समझ में नहीं आता, आज आपको दिखा दिया है। अब नहीं दिख रहा है आप सिलेबस डाउनलोड कर लेना, वहां पे आपको दिख जाएगा। ओके चलो, हम ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे, इसको आपने पढ़ना है। फिर देखो दू, नई से याद हो जाएगा ना, नई परिस्थितियों में लचीलेपन में रचनात्मक ढंग से सामना करना। दूसरा दू, दू का अर्थ है दूसरों की भलाई,
दूसरे यार क्या करना है, दूसरों की भलाई, ऐसे याद करना है इसको, दूसरों की भलाई और भावनाओं के प्रति, और भावनाओं के प्रति, और भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। ठीक है बेटा, समझ में आया? दूर। अब आ गया आ, क्या आ गया? आ से याद करना है आर्थिक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया, आर्थिक प्रक्रिया क्या होती है? पैसों का लेन देन, ठीक है ना। आर्थिक प्रक्रिया है सामाजिक परिवर्तन में योगदान देना। ठीक है, आर्थिक प्रक्रिया व सामाजिक परिवर्तन में क्या देना? योगदान देना। बिल्कुल मिल जाएगी बेटा, दयानंद शर्मा पूछ रहा है, बिल्कुल मिल जाएगी। अब मान के तो देखो मिलेगी, सब कुछ मिलता, सब कुछ है। नंबर 4 क्या आ गया? नई, थोड़ा सा ट्रिक को नीचे कर लेते हैं ना, नई दुआ। लो से लोकतांत्रिक, क्या याद करना है? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी, प्रक्रिया में भागीदारी, यानी बच्चे की लोकतांत्रिक जनता की सरकार, भागीदारी यानी जनता का योगदान होना चाहिए। तो उसमें बच्चे को इस तरह से एजुकेशन दी जाए कि वो लोकतांत्रिक समाज को देखे। ऐसा नहीं है रात में क्योंकि मैं सब पर शासन करूंगा, नहीं। परिवर्तन जीवन का नियम, और 5 साल बाद में सरकार बदल जाती है, जनता जैसा चाहती है। अब आ गया बी, क्या आ गया? 5वां अक्षर क्या आपका? बी। तो लिखना है विचार और कर्म की भावना, कर्म किए जा फल की चिंता ना करें, कर्म की भावना। ठीक है, कि बालक अपने विचार रखे, ठीक है, और भावना लिख दिया, कर्म की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, यानी बालक अपने विचार रखे, खुले विचार, यानी झिझके नहीं, झिझकना नहीं है बालक को, अपने विचार खुलकर रखे। अगर वो खुद पर बाल केंद्रित होगा तो उस पर कोई दबाव नहीं होगा, बालक अपने विचारों को रख सकता है। ठीक है ना, और क्या कर सकता है? कर्म की स्वतंत्रता, खुलकर कार्य कर सकता है। हाँ, करना पड़ेगा, अगर टेक्निकल टीम ने ऐसा कहा है तो वैसा ही करना पड़ेगा, कोई लाभ नहीं है। ठीक है बेटा, अब संतुष्ट हो गए होंगे आप? तो ये आपकी क्या थी, आपको याद करना है नई दुआ लोवी, इसको ट्रिक से याद रख सकते हो आप। पहला अक्षर उठाया हमने, ये रहा न, ये न यानी नहीं, ये पूरा का पूरा नहीं हो गया। फिर दू से दुआ, ये लो दुआ। फिर लो से लोकतांत्रिक और बी से विचार। 4-5 बार इसे पढ़ोगे, इतने में याद हो जाएगा। नई दुआ लोवी, यहाँ वहां आपको प्रश्न पूछेगा, चेंज नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे का ऐसा देगा। ये तो है इसके एनसीएफ 2005 के उद्देश्य। ओके बेटा, अब आपको सिद्धांत पढ़ने हैं, एनसीएफ 2005 के सिद्धांत पढ़ने हैं। अब आपको एनसीएफ 2005 के सिद्धांत पढ़ने हैं, के सिद्धांत। एनसीएफ 2005 के क्या पढ़ने हैं बेटे? सिद्धांत पढ़ने हैं। सिद्धांतों को भी हम ट्रिक से ही याद रखेंगे, क्योंकि एक बार प्रश्न वहां से आता है, एक बार यहाँ से। देखो एनसीएफ 2005 को क्या करना है? आपने पढ़ना है। पढ़ने का मतलब है ज्ञान ग्रहण करना है। क्या पढ़ना है बेटा? ज्ञान ग्रहण करना है। और ज्ञान कैसे होता है? ज्ञान होता है पढ़ाई से। कैसे होता है बेटा ज्ञान? है पढ़ाई से। ज्ञान किससे आएगा? जब पढ़ोगे तभी तो ज्ञान आएगा। क्या करना पड़ेगा गुरुजी? क्या करना पड़ेगा? किस चीज का पूछ रहे हो? ज्ञान किससे आएगा? पढ़ाई से। पढ़ाई कहां मिलेगी आपको? पढ़ाई आपका जो सिलेबस है वो, आप उस सिलेबस को कवर करो। जैसे सिलेबस पूरा होगा आपकी क्या हो जाएगी? परीक्षा हो जाएगी। क्या होगी बेटा? परीक्षा हो जाएगी। ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद में क्या होगा गुरुजी? तो भाई वहां पर आपकी सोच विकसित होनी है, देश का भला करना है, सरकारी जॉब लग जाओगे, अच्छा सिलेक्शन अच्छा पढ़ोगे तो। ठीक है, तो प्रजातांत्रिक मूल्यों की पहचान करनी है आपको। तो याद रखना है प्रजातांत्रिक, ये लीजिए, जनता की भागीदारी, जनता की सेवा के लिए आपको तैयारी करनी है। ये 5 आपको याद रखने हैं। ये लीजिए, ये ट्रिक है, कैसे भी याद कर लीजिए। एनसीएफ 2005 का सिद्धांत है कि बालक को ज्ञान दिया जाएगा, और ज्ञान किससे आएगा? पढ़ाई से। पढ़ाई करोगे तो पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ेगा, और पाठ्यक्रम पूरा होते ही परीक्षा देनी पड़ेगी, और परीक्षा देते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर जनता के लिए प्रजातांत्रिक माहौल आपको बनाना पड़ेगा, जनता की भागीदारी आपको स्पष्ट है करनी पड़ेगी। तो देखिए, लिख लीजिए इनको। अब अपने एक एक नंबर लिखते हैं। सबसे पहले है ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान को विद्यालय,
विद्यालय के बाहरी वातावरण से जोड़ना, बाहरी वातावरण से जोड़ना, यानी स्कूल में जो पढ़ाया जा रहा है वो स्कूल के अंदर ही नहीं, उसकी किताबों के अंदर वो चीज है, वो उसके वास्तविक जीवन से भी क्या कर दी जाए, जोड़कर पढ़ाया जाए। ठीक है, बाहरी वातावरण या बाहरी जीवन एक ही बात है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो ज्ञान को विद्यालय के बाहरी वातावरण, ब्रैकेट में आपकी किताब में तो जीवन लिखा होगा, तो आप जीवन भी लिख सकते हो और वातावरण भी लिख सकते हो, जीवन से जोड़ना। 2 नंबर। फिर देखो पढ़ाई, तो पढ़ाई कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई बिल्कुल रटंत प्रणाली से मुक्त हो, पढ़ाई को रटंत प्रणाली, यांत्रिक जिसे बोलते हैं ना, यांत्रिक तरीके से, रटंत प्रणाली से, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करना। ठीक है, यही है ना, रटंत प्रणाली से दूर रखना, यानी बालक को क्या करना है, रट्टा नहीं बनाना है, बालक को करके सीखने दो, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। फिर क्या है, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, मजेदार, आवश्यकता के अनुसार बालक का। ठीक है ना, तो पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित, पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित न हो तो कैसा हो, बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित न हो, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि बालक का बहुमुखी विकास हो, कि बालक का बहुमुखी विकास हो। बहुमुखी विकास हो गया ज्ञान, पढ़ाई, पाठ्यक्रम। अब रहेगी परीक्षा। नंबर 4, परीक्षा कैसे होनी चाहिए, परीक्षा प्रणाली क्या होनी चाहिए, लचीली होनी चाहिए। परीक्षा लिखना है, परीक्षा प्रणाली को अपेक्षाकृत, जैसा बालक करता है, अपेक्षाकृत लचीला या लचीलेपन। लचीलेपन का अर्थ क्या है, इतना हार्ड ना होना चाहिए। अगर जैसे बालक ने पेपर दिया और बालक का उस पेपर में वो पास नहीं हो रहा है, तो उसे ग्रेस दे दो, उसे मौका दिया जाए, दूसरा सप्लीमेंट्री निकाल दो। ठीक है, उसकी सप्लीमेंट्री दे दो ताकि बालक क्या करे, उस कार्य को दोबारा कर लेगा। मनीष आज तक सर रहा तो पढ़ने में मजा आ गया, बिल्कुल। जब मजा आने लग जाए तो सोच लीजिए आप परीक्षा के या टॉपिक के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं, और पढ़ाई में जब मजा आता है तो बहुत ही बढ़िया बात। तो क्या लिखना है, लचीले, परीक्षा प्रणाली को अपेक्षा करें तो लचीलेपन या लचीला बनाया जाए, ऐसे लिख देते हैं इसको, लचीला बनाया जाए। उसमें कक्षा की गतिविधियां, उसमें कक्षा कक्ष की गतिविधियों को शामिल किया जाए। कक्षा कक्ष की गतिविधियां क्या, जिसमें बालक क्या हो, सक्रिय रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। वो गतिविधियां क्या करनी है आपको, बालक को एक्टिविटीज में ज्यादा ध्यान रखना है, ताकि वो क्या करेगा, वो एंजॉय करेगा और वस्तु को अच्छी तरह से याद है कर लेगा। गतिविधियों को शामिल किया जाए यानी करके सीखेगा, वो शामिल किया जाए। हो गए 4। अब 5वां रह गया अपने पास है लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक, दिया था ना। नंबर 5 आपको याद करवाने के लिए देखो हम क्या क्या प्रयास करते हैं। बालक में ऐसे गुण उत्पन्न करना जिससे क्या हो, राष्ट्र यानी देश का क्या हो, बदलाव। ऐसे गुण मास्टर अध्यापक पैदा कर सकता है, और कैसे कर सकता है, पहले इस लाइन को हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। ऐसे गुण पैदा करना कि वह प्रजातांत्रिक, ये लीजिए आ गया आपका वो ऊपर वाला, प्रजातांत्रिक है राज व्यवस्था, प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्या शामिल हो।
ठीक है। भारत में ऐसे गुण उत्पन्न करना कि वह प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्या को क्या कर ले, शामिल कर ले, शामिल किया जाए। चलिए पूरा लिख देते हैं इसको, शामिल किया जाए। कैसे गुरुजी, ये लाइन समझ में नहीं आई। बालक में ऐसे गुण पैदा करना, सिद्धांतों में पूछेगा निम्न में से कौन सा सिद्धांत एनसीएफ का नहीं है। आज तक ऐसे ही प्रश्न आए हैं सारे, निम्न में से कौन सा सिद्धांत एनसीएफ का उद्देश्य नहीं है, ऐसे पूछ लेता है। नहीं के प्रश्न आएंगे तो आपको रटना पड़ेगा। ये आज तक उठा के देखो, ऐसे ही प्रश्न आए हैं। नहीं का प्रश्न आएगा कि एनसीएफ 2005 का उद्देश्य नहीं है, एनसीएफ 2005 का सिद्धांत नहीं है। तो सिद्धांत तो आपको याद करने, सिद्धांत कैसे, ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान आएगा। ज्ञान किससे आएगा, पुस्तकों से आएगा। पुस्तकों से पाठ्यक्रम पूरा होगा, पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद परीक्षा ली जाएगी और फिर आपके प्रजातांत्रिक गुण शामिल करने हैं। ठीक है बेटा, ये तो आपको ऐसे याद करना है। तो मैं ये बता रहा था कि कैसे प्रजातांत्रिक के माध्यम से राष्ट्रीय, जैसे बालक को बताना है कि ये जो सृष्टि है ये सबके लिए समान है। प्रजातांत्रिक हो गया ये, यानी आप ये नहीं कह सकते पार्क मेरा है, एक उदाहरण, ये जंगल मेरा है, ऐसा नहीं कह सकते। इसमें बेटा सभी का अधिकार है, क्योंकि यहाँ जनता का शासन है। जनता प्रत्येक वस्तु पर जो सरकारी चीज है उस पर अपना अधिकार समझ सकती है। ठीक है, सड़क है तो सबकी है, सड़क तेरे बाप की है क्या, ऐसा नहीं कहना, ऐसा नहीं कहना। समझ में आई बात है? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये चीज यहाँ पर कैसे, जैसे अपन उसे एक टॉपिक लगाएं, एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। जैसे पेड़ लगाना, पेड़ लगाना व काटना, याद कर लीजिएगा इस उदाहरण को, फिर समझ में आ जाएगा। काटना कैसे गुरुजी, देखो आपने बालक को कहा कि बेटा एक पेड़ लगाया करो, सभी अपने जन्मदिन पर एक पेड़ लगाएं। बालक कहेगा क्यों गुरुजी, बेटा अपना कर्तव्य बनता है, हम जिस देश में रह रहे हैं वहां अगर सारे पेड़ नहीं लगाएंगे, सारे काटे ही काटेंगे तो प्रकृति नष्ट हो जाएगी और आप मरते हो तब एक पेड़ को खा जाते हो। आप जब मरते हैं तो जलाते हैं तो एक पेड़ तो खाए जाते हैं। तो बालक ने ऐसा गुण पैदा किया, फिर वो उसने एक पेड़ लगाना शुरू किया। अगर ऐसा प्रत्येक व्यक्ति करने लग जाए, यानी सामान्य स्तर से गांव से शुरू करें, तो फिर पूरा कहा जाएगा, उसमें राष्ट्र शामिल हो जाता है। अगर पूरा राष्ट्र शामिल हो जाएगा, ऐसी सोच विकसित करना कि जो काम आप कर रहे हो ना वो आपके लिए नहीं है बेटा, वो काम देश के लिए भी हानि पहुंचाता है। आप देखो जो पेड़ तो मेरे लगाएगा मैं तो काटूंगा, नहीं बेटा, ये पेड़ तूने लगाया होगा परंतु ये देश की धरोहर है। अगर ये काटोगे पर्यावरण प्रदूषित होगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा तो सरकार के ऊपर जिम्मेवारियां आएंगी। सरकार क्या करेगी, हम पर नियम बनाएगी, कानून बनाएगी। तो उसे ऐसे विषय से जोड़ देना जो क्या हो, राष्ट्रीय स्तर का विषय हो। समझ में आ गया होगा बात आपको? तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल के लिए इसी टॉपिक को आगे चलेंगे। एनसीएफ 2005 कौन कल है, आगे लेकर चलेंगे। इसमें क्या चीजें हैं, कौन से सिद्धांत काम करते हैं, ये कितने भागों में है, सब चीजों का जिक्र हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत।